हे गाइस, वेलकम बैक। तो नए क्रिप्टो टैक्स लॉज जो हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2022 से। अब इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, अगर आप एयर ड्रॉप क्लेम कर रहे हैं, मे बी आपकी सैलरी आ रही है क्रिप्टो के अंदर, तो नए टैक्स लॉज जो हैं ये किस तरह से एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर। आज का जो वीडियो है इसमें हम सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल के अंदर समझेंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ हैं सोनू जैन, जो टैक्स कंसल्टेंट है। साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोनू खुद इस क्रिप्टो स्पेस के अंदर पिछले 4 साल से हैं, तो इस स्पेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर जो नए टैक्स के जो लॉज आए हैं उसके इम्प्लीकेशन कैसे हर एक फील्ड के अंदर पड़ते हैं, वो भी बहुत डिटेल से ये उसका जो आइडिया इनको है जो ये समझा सकते हैं। आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट सारे जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उनके लिए नए जो टैक्स लॉज आए हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल होंगे। माइनिंग के लिए सैलरी अगर आपको मिलती है क्रिप्टो में, कंसल्टेंसी के अंदर अगर आपको क्रिप्टो में मिलते हैं पैसे, तो वो कैसे इवैल्यूएट होगा। फिर यहाँ पर एयर ड्रॉप्स जो हैं उसके अंदर टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा। क्रिप्टो गिफ्ट्स, यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग, लेंडिंग, इंटरेस्ट, फिर एनएफटीज, बोरोइंग, और फिर उसके बाद एग्जांपल्स के साथ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सोनू। थैंक यू सो मच भाई। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये समझ के कि बजट में कौन से प्रोविजंस डाले गए हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं। पहले उन्होंने दो सेक्शन डाला है कि पहला तो उन्होंने सेक्शन 115 बीबीएच डाला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको 30% फ्लैट टैक्स लगेगा जब भी आपने प्रॉफिट किया है। जब भी आपने लॉस किया उसको भूल जाइए, जब भी प्रॉफिट होगा उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। और दूसरी बात सेक्शन 194 डाली गई है, जिसमें बोला है कि जब भी आप कोई क्रिप्टो खरीदते हो तो आपको, अगर वो रेसिडेंट सेलर है बेचने वाला, तो आपको 1% टीडीएस काट के बाकी का पेमेंट उसको करना है और 1% आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा एज टीडीएस। और इसमें एक बात यह है कि जब भी आप 30% टैक्स भरेंगे प्रॉफिट पे, उस पर आपको परचेज प्राइस को छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। जैसे आपने कोई ब्रोकरेज पे किया हो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ है, लॉस आपको सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही क्रिप्टो इनकम से सेट ऑफ होगा और ना ही कोई अदर इनकम है उससे भी आपको लॉस सेट ऑफ करने नहीं देंगे सेक्शन। तो तो अभी हम इसका मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि अगर क्रिप्टो में हम ट्रेड करें 1 अप्रैल के बाद, और मैंने किसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमाया, तो जो भी प्रॉफिट है उसका टैक्स पे करने के लिए मैं लायबल हूंगा फ्लैट 30% के अंदर। जब मेरी टैक्स की फाइलिंग होगी, ये एक्सचेंज या कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं काटेगा, आपको खुद को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी पे करने की। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर मैंने कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट किया तो उसी टाइम पे एग्जैक्ट में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद अगर मैंने लॉस करके लूज भी कर दिया, तो उसको मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता ये बोल के कि पहले तो प्रॉफिट किया था लेकिन अब लॉस हो गया तो मेरे को टैक्स पे नहीं करना। टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप प्रॉफिट यहां पर अर्न करते हो, आप ये बोल रहे हो, है ना। यस डजंट मैटर, एग्जैक्टली। उसमें भले ही आपने लूज कर दिया, आपके क्रिप्टो चोरी हो गए, कहीं भी चले गए, फर्क नहीं पड़ता, तो देने आपको। हाँ, पैसे तो देने हैं, अगर आपने प्रॉफिट कमाए तो पैसे देने हैं, अगर लॉस हुआ है तो आपका लॉस है, गवर्नमेंट उसको आपको कोई डिडक्शन नहीं देगा। राइट। पर इस तो सारे सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड डाली गई थी, वो है ट्रांसफर। अगर आप पे 30% का टैक्स लगेगा वो तभी लगेगा जब आपने क्रिप्टो ट्रांसफर किया है। और ये और टीडीएस को लेके भी है आई थिंक, जो टीडीएस लैंग्वेज को भी फाइनेंस बिल लेके। की मैं पढ़ रहा था। कि हाँ, लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर, जब भी आप ट्रांसफर करते हो तब 1%। एंड इसको लेके इफ यू कैन गिव अस मोर आइडिया अबाउट इट, क्योंकि ट्रांसफर को लेके बहुत कंफ्यूजन भी है। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि जब एक्सचेंज के बाहर ट्रांसफर करोगे तब 1% टीडीएस लगेगा, या फिर कुछ और आप करते हो तो ट्रेडिंग में नहीं लगेगा। तो उस पर इफ यू कैन, मतलब लैंग्वेज परस्पेक्टिव से, स्पेकुलेट करने से बेटर अगर हम ये देखें लैंग्वेज परस्पेक्टिव से ट्रांसफर का क्या मतलब है, तो अगर आप बता पाओ। एग्जैक्टली। सो जब भी हम ट्रांसफर सोचते हैं, हम सोचते हैं कि एक इंग्लिश वर्ड है जो हमको पता है कि ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे को भेजना, लेकिन टैक्स लॉस में ऐसा नहीं होता है। टैक्स में डिफाइन क्या होता है कि ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम ट्रांसफर का डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसफर लिखा है कि इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। सो यानी कि अगर आपको 30% का टैक्स लायबल होगा, वो सिर्फ तीन तीन केसों में होगा। या तो आपने क्रिप्टो सेल किया है, या फिर आपने क्रिप्टो को एक्सचेंज किया है, या तीसरी चीज आपने क्रिप्टो को रेलिंक्विश किया। रेलिंक्विश का मतलब होता है आपने सरेंडर किया, आपने किसी को कह दिया कि मेरे को ये क्रिप्टो नहीं चाहिए, आप रख लो। आपके जो भी राइट्स थे उस क्रिप्टो पे आपने पूरा छोड़ दिया है, तो वो रेलिंक्विशमेंट हो जाता है। तो अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सेक्शन 115 बीबीएच के अंडर फॉल कर जाएगा और आपको 30% टैक्स फ्लैट रेट पे भरना पड़ेगा ऑन द प्रॉफिट्स मेड, और आपको हम्म। लॉस का भी उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।
राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, जब वो बोलते हैं ट्रांसफर या फाइनेंस बिल में जब भी हमको ट्रांसफर का वर्ड देखने को मिलता है, तो उसकी डेफिनेशन मतलब हम इनकम टैक्स एक्ट में देखते हैं, तो आपका मतलब ये है कि ट्रांसफर का मतलब सेल, एक्सचेंज, या फिर आपने किसी को सरेंडर कर दिया अपना एसेट जो हो गया बेसिकली, राइट। अच्छा, तो उसका मतलब यस वो सब, बेसिकली। इन सब का मतलब जो होता है ट्रांसफर बनता है। ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं है इसका मतलब ये। तो अभी हम आगे जाके हर ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि किस किस केस में कैसे उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा। राइट। तो पहले हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आता है, जो मेजॉरिटी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स करते हैं कि कोई भी कॉइन हमने खरीद लिया, बेच लिया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया कुछ टाइम लिए। तो बेसिकली अगर आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से कोई भी प्रॉफिट कमाया है, उस पर आपको 30% से फ्लैट टैक्स लगेगा, और आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग अगर उस पर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी चार्ज होगा, और उसके ऊपर 4% सेस रहेगा। तो अगर मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करता है और 1 करोड़ से कम है, तो आप पर सरचार्ज लगेगा 10% का। अभी समझ लीजिए 50 लाख का आपका अदर इनकम था, जो कि क्रिप्टो से अलग है, और क्रिप्टो में आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा 10 लाख पे 30%, जो कि 3 लाख है। उस पर लगेगा 10% का सरचार्ज, यानी कि 3 लाख पे 10% सरचार्ज जो होगा 3,30,000 हो जाएगा, और उस पर आपका 4% का सेस लगेगा टोटल अमाउंट पे। तो इसको तो ऐसे बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करूं तो ये मतलब ये कि कोई भी प्रॉफिट करोगे तो उस पर फ्लैट 30% का आपका टैक्स लगेगा। साथ में जो प्रॉफिट हो रहा है बेस्ड ऑन आपने कितना वहां पर इनकम किया है, कौन सा ब्रैकेट में आप आ रहे हो, मतलब एकदम से सरचार्ज का कौन सा ब्रैकेट या कौन सा सेस जो है वो आपके ऊपर लागू होगा, वो आपके प्रॉफिट के जो 30% प्रॉफिट आपने निकाला है ना उसमें एडिशनल लगेगा, राइट, यही बोल रहे हो आप? उसमें यस एग्जैक्टली उस पर एडिशनल लगेगा। ओके। और ये जो राइट। सरचार्ज और सेस है, ये सिर्फ आपके टैक्स पे लगेंगे, जो भी आपका एक्चुअल 30% टैक्स है उस पर सरचार्ज और सेस एडिशनल लगेगा। राइट। और ट्रू। चार ओके। परसेंट सेस सबके लिए, जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट हो, अगर आपका टैक्स पेबल है तो 4% सेस सबको लगेगा, लेकिन सरचार्ज सबको लग। सिर्फ अगर 50 लैक्स क्रॉस हो रहा है तो फिर सरचार्ज लगेगा। राइट। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली ये था हमारा टैक्स रेट, जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लगेगा। अब दूसरी बात ये है कि टैक्स लगेगा सिर्फ प्रॉफिट पे। अगर आपने एक बिटकॉइन बिटकॉइन का ट्रेड किया और उसमें आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इथेरियम के ट्रेड में आपने 500 रुपए का लॉस कर लिया, अभी टैक्स आपको देना पड़ेगा सिर्फ 1000 रुपए पे एट 30%। जो भी आपका 500 रुपीज का लॉस हुआ उसको आप भूल जाइए, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा आपको। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, उसमें से आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, वो था कॉस्ट ऑफ परचेज। यानी कि आपने उस बिटकॉइन को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे, सिर्फ उसी का डिडक्शन मिलेगा। अगर उसके ऊपर आपने कोई एक्सचेंज से खरीदा, उधर आपको ब्रोकरेज लगा या फिर कोई इंटरेस्ट लगा, इस सब का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ऑन ए जनरल बेसिस जब आप आईटीआर फाइल करते हो, इसे कैपिटल गेन्स दिखा सकते हो। अगर प्रीवियसली आपने बिजनेस इनकम दिखाया है, तो भी अभी सजेस्टेड है कि आप इसको कैपिटल गेन्स में ही दिखाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाती है तो बिजनेस इनकम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। राइट। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक एक जो बड़ा क्वेश्चन है, जैसे ट्रांसफर का भी हमने बात करी कि लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ बोलता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये है, और कन्फ्यूजन भी जो है लोगों के बीच में, वो ये है कि जैसे बात करी जा रही है कि सिर्फ क्रिप्टो प्रॉफिट पर टैक्स देना है, लॉस हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मैनेज करो, वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। तो उसको लेके थोड़ा सा हम क्लैरिटी यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि स्पेकुलेट करने में, बोलने में कोई भी अलग अलग तरीके से उनको स्पेकुलेट कर सकते हैं जिस तरह से वो चीज़ों को देखें, लेकिन ये चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है जब लॉ की बात आती है। एक ट्रांसफर छोटा सा वर्ड है, देखो उसके कितने मतलब निकल जाते हैं यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं कि लॉस जो है वो एक तरह से सेट ऑफ नहीं हो सकते, तो उसका मतलब क्या है? तो अगर हम देखेंगे, इनिशियली हमने तो यही सोचा था जिस तरह से लॉज आए कि शायद क्रिप्टो ट्रेड्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर लॉस को आप सेट ऑफ कर पाओगे प्रॉफिट के अगेंस्ट में। लेकिन वो चीज तब चेंज हो गई जब यहाँ पर लोकसभा के अंदर पहली चीज ये हुई थी कि यहाँ पर एक मिनिस्टर जो है, उन्होंने यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर एक प्रकार के अगर क्रिप्टो पेयर के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, जो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, कि एक प्रकार के क्रिप्टो में अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ और वहां पर मेरा लॉस हुआ, और दूसरे प्रकार के क्रिप्टो करेंसी में मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे बीटीसी में ट्रेड किया, मेरा लॉस हो गया, मैंने इथीरियम में ट्रेड किया, मेरा प्रॉफिट हो गया, तो क्या बीटीसी का जो लॉस था उसको मैं इथीरियम के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो उन्होंने यहाँ पर बेसिकली पूछा था, आप पढ़ भी सकते हो वीडियो पॉज करके। एंड उसका जो जवाब है आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ to be set off against the income arising from transfer of अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब ट्रांसफर का मतलब तो पता ही होगा आपको, सोनू जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि ट्रांसफर का क्या मतलब है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि अलग अलग पेयर्स के बीच में ये चीज अलाउड नहीं है। तो इससे कंफ्यूजन ये आता है कि क्या सेम पेयर में अलाउड है या नहीं अलाउड है।
अब उसको लेके भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अगर आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पर जो इनकम टैक्स का जो यहाँ पर जो फाइनेंस बिल था, उसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे। उस अमेंडमेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट था वो ये था कि अदर वर्ड जो है यहाँ पर रिमूव किया जाए 115 बीबीएच के अंदर, बीबीएच से। एंड उससे हुआ ये कि अगर आप देखोगे पहले ओरिजिनल बिल जो था उसके अंदर ये लिखा हुआ था, यहाँ पर लाइन आप पढ़ सकते हो, नो सेट ऑफ लॉज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लॉज और सबसेक्शन शेल बी अलाउड अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, राइट, एनी अदर। अब अगर आप देखोगे जो बिल अमेंड होके जो आ गया है, जो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर ये लोकसभा की वेबसाइट पे, no set of laws from transfer of virtual digital asset computed under clause subsection shall be allowed against income computed under any provision of this act, any other provision of this act, any provision of this act। तो इसका मतलब ये है जब any other था तो तब उन्होंने जवाब दिया कि यहां पर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो अब जब अदर ही हट गया तो बचा क्या, मतलब सेम पेयर में भी लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? तो सिंपल चीजों में लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ो इनको डिटेल में तो यूल गेट द आइडिया, राइट सोनू? तो आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया अगर नो लॉस जो सेट ऑफ है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो चीज अभी तक हमारे सामने आई है उसका क्या मतलब है। यस एग्जैक्टली भाई। तो पहले था एनी अदर प्रोविजन, मतलब इस सेक्शन को छोड़ दो और अगर दूसरा कोई भी सेक्शन है उसमें आपको लॉस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने अदर वर्ड को ओमिट कर दिया। इससे ये हो जाता है कि अदर सेक्शन में तो हम अलाउ नहीं करेंगे, इस सेक्शन में भी अगर आपका लॉस है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिकली आप यही बोल रहे हैं यहाँ पर 30% आपको जो अपना टैक्स है वो देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज और सेस बेस्ड ऑन कितना आपका प्रॉफिट है उस पर ये अलग से हो जाता है। और आपका जो टैक्स होगा वो मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स पे होगा जब साल के एंड में आप यहाँ पर टैक्स की फाइलिंग करोगे। साथ में कोई भी डिडक्शन जो आपको अलाउड नहीं होगा, सिर्फ परचेस प्राइस जो है वही डिडक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर साथ में आपका कोई भी लॉस होता है तो उसको भी आप किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। जिस भी ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया है बाद में आप उसको सेव करते हो नहीं करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट? पे करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली भाई। तो भाई माइनिंग का हम समझने से पहले ही हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सेक्शन 115 बीबीएच तभी लगेगा जब आपका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर का हमने मतलब समझा था, या तो सेल होना चाहिए या फिर आपने उसको एक्सचेंज किया किसी और डिजिटल एसेट के साथ, या फिर आपने उसको रिलिंक्विश किया है। अभी अगर हम माइनिंग को देखें, अगर मैंने सिस्टम चलाया माइनिंग के लिए और मैं नोड ऑपरेटर था, मेरे को कुछ रिवॉर्ड्स मिले एज ए माइनिंग रिवॉर्ड। इधर ना ही मैंने कुछ सेल किया है, ना ही मैंने कुछ एक्सचेंज किया है, और ना ही मैंने किसी एसेट को रिलिंक्विश किया है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, और जब ट्रांसफर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सेक्शन 115 बीबीएच लगेगा ही नहीं उस इनकम पे। तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि माइनिंग का जो भी इनकम आता है उस पर आपको 30% का टैक्स नहीं देना है जब भी आपको रिवॉर्ड रिसीव होगा। तो कैसे हम उसको करेंगे? तो पहली बात ये है कि जब भी आपको माइनिंग रिवॉर्ड रिसीव होगा उस दिन का जो भी मार्केट वैल्यू है वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा एज ए बिजनेस इनकम। तो आप अपना जब भी रिटर्न फाइल करोगे आप उधर बिजनेस इनकम सेलेक्ट करके जिस दिन भी रिवॉर्ड मिला उस दिन का मार्केट वैल्यू सेलेक्ट करके वो आपका टैक्स रेट से जो भी आपका अप्लीकेबल टैक्स रेट होगा उससे चार्ज हो जाएगा। और इसमें अगर आपने कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन लिया है, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज इनकर किया हो या फिर आपने माइनिंग रिस्क लिया हो, उस सब का भी आप डिडक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन 115 बीबीएच के अंदर फॉल ही नहीं करता है। अब दूसरी बात आती है कि मैंने रिवॉर्ड पे तो टैक्स लगा दिया स्लैब रेट से, पर मैंने उसको इमीडिएटली बेचा नहीं, तो अभी क्या होगा? अगर आपने इमीडिएटली बेच दिया तो आपका कैपिटल गेन्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 3 दिन के बाद बेचा जब प्राइस चेंज हो गया तो उस जो भी डिफरेंस होगा प्राइस का, जिस दिन मेरे को रिवॉर्ड मिला उस दिन का मार्केट वैल्यू और जिस दिन मैंने बेचा उस दिन का वैल्यू, अगर दोनों के प्राइस डिफरेंस में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो सेक्शन 115 बीबीएच के अंदर फॉल कर जाएगा और आपको 30% से टैक्स लग जाएगा उस पे। लेकिन टैक्स लगेगा कि जितना मेरा प्रॉफिट हुआ उस पर, राइट? या जितना प्रॉफिट हुआ है ये दोनों डेट्स के डिफरेंस में। डेट्स के डिफरेंस में, लेकिन एक्चुअल जो बीटीसी का मैंने किया उस पर नहीं, उस पर तो नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मुझे पे करना है। यस, उस पे आपका नॉर्मल जो भी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा आप पे। तो माइनर्स के लिए मतलब ये नया टैक्स लॉ जो है इन अ वे, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो यहाँ पर वो जो माइन करते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो भी आप डिडक्ट कर सकते हो यहाँ पर। और जब टैक्स पे करने की बारी आती है, जब आपको मिलेगा बिटकॉइन उस टाइम पे क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैश करवाते हो तो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग उसको पे कर सकते हो। बस ये है कि अगर आपने होल्ड किया और प्राइस जो है और ऊपर चली गई, तो जिस दिन आपको बिटकॉइन आपने माइन किया उससे जब आपने सेल किया तब तक कितना प्रॉफिट गेन हुआ उस पर 30% आपको जो नॉर्मल है वो देना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो आपने किया तो दिस गुड, माइनस के लिए मतलब ये अच्छा अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर सैलरी अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर नए टैक्स रूल जो हैं वो आप पे किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। यस भाई, तो हम सैलरी पे जब मूव करते हैं तब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ हमारे जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो एक ना एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी होती है, चाहे वो टेलीग्राम मैनेजर हो या फिर कम्युनिटी मैनेजर हो या फिर कोई छोटे मोटे काम करके एज अ सैलरी वो कमाते रहते हैं इन टोकन्स। तो उनका ये मेन क्वेरी रहता है कि क्या हम पर भी 30% का टैक्स लगेगा। तो आंसर इज नो, आप पर 30% का टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फिर से सेक्शन 115 बीबीएस तभी लगेगा जब ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर सिर्फ तीन केसों में ही होता है, या तो आपने सेल किया होना चाहिए, या आपने एक्सचेंज किया, या फिर आपने उस असेट को ही रेलिंक्विश कर दिया या सरेंडर कर दिया। तो जब हमको क्रिप्टो रिसीव हो रहा है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस वजह से वो सेक्शन 115 बीबीएच के अंदर फॉल ही नहीं करेगा, और हमको नॉर्मल जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी रहता है उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स हो जाएगा। तो अब जो इनकम सैलरी के लिए टैक्स होगा उसको कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए आपको लेना होगा मार्केट वैल्यू जिस दिन आपको सैलरी रिसीव हुआ। अगर समझ लीजिए आपको किसी ने 0.1 बीटीसी एज ए सैलरी गिफ्ट कर दिया, एज ए सैलरी दिया है, तो उस पर जो भी बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू था ऑन द डेट आपको जब सैलरी मिला, उस दिन का 0.1 बीटीसी का जो भी मार्केट वैल्यू था वो आपके लिए सैलरी इनकम से टैक्स हो जाएगा एज पर योर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। और यहाँ पर एक और बात ये कि अगर आप सैलरी इनकम लाते हो तो उसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। तो आपका सैलरी अमाउंट कोई भी हो, आपको 50,000 का स्ट्रेट डिडक्शन मिलेगा, और बाकी का जो भी आपका स्लैब रेट में टैक्स हो जाएगा। ओ नाइस, मतलब ये माइनिंग की तरह ही हो गया, क्योंकि ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉल नहीं करता वहां पर। तो यहाँ पर वो यस, वैसी हो गया, जिस दिन आपको मिला आपकी सैलरी क्रिप्टो के अंदर आपको मिल गया, वही आपका इनकम हो गया एक तरह से। और साथ में यस, 50,000 जो आप डिडक्ट कर सकते हो साल के अंदर सैलरी में, तो आप टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। अब ये है कि अगर आपने बेचा नहीं, लॉस हो गया नीचे, तो आपकी हेडेक है, आप हैंडल करो उसको। और अगर यस, वहां से ऊपर एग्जैक्टली। चला गया तो जो डिफरेंस रहा जब सैलरी मिली और उससे ऊपर चला गया, तो वो जो डिफरेंस है वो आपको क्रिप्टो का 30% टैक्स के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। तो हमने समझ लिया कि सैलरी कैसे टैक्सेबल होगा। इसमें दो टैक्सेबल इवेंट होंगे, जब आपको सैलरी मिला है और अगर आपने थोड़े दिन बाद बेचा है तो उस पर कैपिटल गेन्स लग जाएगा 30% से। अब हम इस पूरे ट्रांजैक्शन को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि इजीली हम समझ पाए। तो ये एग्जाम्पल है कि मिस्टर अनिल है, उनको मिला था 20,000 यूएसडीटी एज सैलरी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, और यूएसडीटी आईएनआर का प्राइस था 80 रुपीज। उन्होंने बेचा इमीडिएटली, यानी कि उनको जिस दिन सैलरी रिसीव हुई उन्होंने उस दिन ही उसको लिक्विडेट कर दिया। तो यहाँ पर दो कैलकुलेशन होगा, एक तो सैलरी का होगा, एक कैपिटल गेन्स का। जो सैलरी का होगा उसमें हम पहले लेंगे 20,000 यूएस डॉलर्स, उसमें उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, जो एक्सचेंज रेट होगा उसको लेके, जो कि है 80 रुपीज। तो 20,000 इंटू 80 रुपीज आपका 16 लाख आ जाएगा। उसमें से हम हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हर सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है वो 50,000 रिड्यूस करेंगे। फिर 15,50,000 पे आपका जो भी स्लैब रेट अप्लीकेबल है उसके हिसाब से टैक्स हो जाएगा। ये हमारा सैलरी का पार्ट था, हमने मार्केट वैल्यू लेके उसको इंडियन में कन्वर्ट करके टैक्स करा दिया। अभी दूसरी बात ये है कि कैपिटल गेन्स का क्या होगा। क्योंकि हमने इमीडिएटली सेल किया तो हमारा सेल वैल्यू भी सेम होगा 80 रुपीज, जो कि टोटल हमारा सेल वैल्यू आ जाएगा 16 लाख रुपीज। फिर उसमें से हम फेयर वैल्यू रिड्यूस करेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब है कि जो हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स करा दिया है, वहां पर हमने टैक्स किया था 16 लाख रुपीज, तो हमारा कैपिटल गेन्स इस केस में नील है। लेकिन अगर इसी सेम एग्जांपल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं और मैं बताऊं कि अनिल ने 3 दिन बाद बेचा जब यूएसडीटी की प्राइस बढ़ के 81 रुपीज हो गई थी, तब हमारा सेल वैल्यू हो जाएगा 16,20,000। उसमें से फेयर वैल्यू हम रिड्यूस करेंगे 16 लाख रुपीज ही रहेगा, क्योंकि हमने सैलरी में टैक्स किया था 16 लाख। कैपिटल गेन्स यहाँ पर आपका आ जाएगा 20,000, उस पर 30% का टैक्स लगेगा जो कि रहेगा 6,000, और उस पर 4% का सेस आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कोर है वो सेम ही रहेगा। पहले हमको देखना है कि ट्रांसफर हुआ है क्या। ट्रांसफर सिर्फ तीन ही केस में होता है, या सेल हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, या रिलिंक्विश हुआ एसेट का। और जब हमको कंसल्टेंसी रिवॉर्ड्स रिसीव होते हैं, जब हमको कंसल्टेंसी के लिए कंसिडरेशन मिलता है इन क्रिप्टो,
इन तीनों में से एक भी कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इस केस में भी हम यही करेंगे कि उस दिन का मार्केट वैल्यू जो भी है उसको लेके हम नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स करा देंगे एज बिजनेस इनकम। इसमें से अगर हमको कोई भी एक्सपेंस इनकर हुआ है ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इधर एक राइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एक्सपेंस का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्सपेंस इनकर किया है इंडियन रुपीस में। अगर आपने यूएसडीटी में ही किसी और को पेमेंट किया, उसका आपको एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। पॉइंट है। यस। हम्म। सो बाकी का जो भी है, अगर आपने उसी दिन लिक्विडेट कर दिया तो आपका फिर से कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 3 दिन बाद किया जो भी प्राइस डिफरेंस में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको 30% से टैक्स लग जाएगा। राइट। तो मतलब ये सेम ही हो गया, जैसे कि एक तरह से अभी सैलरी की हमने बात करी, बस तो यहाँ पर मतलब बेसिकली यही होगा कि अगर आप कर रहे हो, यहाँ पर अर्न कर रहे हो, जिस दिन आपको अमाउंट मिला उसके बेसिस पे आपका जो वो इनकम यहाँ पर हो गया। अगर नीचे चली गई प्राइस, आपने बेचा नहीं, तो लॉस का आपको कोई उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर अगर आप कोई एक्सपेंस भी करते हो तो वो जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि आप आईएनआर में उसका यहाँ पर डिडक्ट मतलब एक्सपेंस करो। अगर क्रिप्टो में एक्सपेंस कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पर जो है डिडक्ट नहीं कर सकते। एंड घूम फिर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन सारी चीजों को डिफाइन करनी है ना, वो ये चीज है, यस। जिसको ट्रांसफर वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, इसी को अगर देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारी जो चीजें ना यहाँ पर डिस्क्राइब हो रही हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर सिर्फ मिस्टर अनिल है, उनको 20,000 यूएसडीटी मिला था एज कंसल्टेंसी चार्जेस ऑन 31 दिसंबर 2022। उन्होंने इनकर किया था 50,000 रुपीज एज एक्सपेंस उस कंसल्टेंसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, और यूएसडीटी आईएनआर का प्राइस था ऑन 31 दिसंबर 80 रुपीज। पर अनिल ने उसको लिक्विडेट किया ओनली ऑन 3rd ऑफ जैन 23 फॉर 81 रुपीज पर यूएसडीटी। तो इसमें फिर से हम दो कैलकुलेशन करेंगे, एक हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा जहाँ पर हम ये 20,000 यूएसडीटी को पहले उस दिन के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करेंगे इन आईएनआर। तो 20,000 इंटू 80 रुपीज हमको मिलेगा 16 लैक्स। इसमें से हम 50,000 एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे जो कि हमने आईएनआर में इनकर किया है, तो 15 लाख 50 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और फिर 2,88,600 हमारा टैक्स आ जाएगा एज पर स्लैब रेट। फिर हम आएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन में। क्योंकि अनिल ने सेल किया ऑन 3rd ऑफ जैन एट 81 पर यूएसडीटी, तो उसका सेल वैल्यू हो जाएगा 20,000 यूएसडीटी इंटू 81 जो कि 16,20,000 है। उसमें से हम रिड्यूस करेंगे फेयर वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स कर दिया जो कि 16 लाख रुपीस है। उसको रिड्यूस करने के बाद जो भी कैपिटल गेन्स है 20,000, उस पर टैक्स लगेगा 30% का जो कि 6,000, और उस पर 4% का सेस लग जाएगा। अगर नेट बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इनकम टैक्स ऑन बिजनेस होगा 2,88,600, कैपिटल गेन्स पे लगेगा 6,02,240, और टीडीएस हमारा रिड्यूस हो जाएगा 16,200 जो कि बायर ने डिडक्ट किया होगा। नेट पेबल आ जाएगा 2,78,640 रुपीज। राइट। एंड टीडीएस को लेके अगर किसी को कंफ्यूजन अभी भी है, टीडीएस जो होता है ये एडिशनल टैक्स नहीं होता है, एडवांस टैक्स होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ ना उसके लिए गवर्नमेंट इसको नोट करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए बोलती है। और जब आप टैक्स की फाइलिंग करोगे इसको तब आप रिक्लेम कर सकते हो, तब एडजस्ट कर सकते हो जो एक्चुअल आपको टैक्स पे करना है। सो जब भी हमें एयर ड्रॉप मिलता है फिर से हमको पहली चीज ये करनी है कि ट्रांसफर डेफिनेशन सेटिस्फाई हुआ है क्या, क्योंकि मेरे को क्रिप्टो असेट्स रिसीव हुआ है तो इसमें ना सेल हुआ है, ना एक्सचेंज हुआ है, ना ही रेलिंक्विशमेंट हुआ है, तो सेक्शन 115 बीबीएच में फॉल ही नहीं करेगा। तो इसको हम टैक्स करेंगे एज अदर इनकम, जो भी आपका स्लैब रेट रहेगा उससे ये टैक्स हो जाएगा। यहाँ पर मेन बात ये आती है कि मेरे को क्रिप्टो अच्छा, टोकन्स को मतलब इस पे एयर ड्रॉप्स पे 30% टैक्स नहीं दे रहा? नहीं देना है भाई। अच्छा, तो ये सबसे पावरफुल तो आई थिंक यही 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 है यहाँ पर डेफिनेशन ट्रांसफर की। इसी से सारी चीजें समझ में यहाँ पर आती है। नाइस। हाँ, प्लीज प्लीज गो। यस। सो यहाँ पर एयर ड्रॉप्स में एक इशू ये आ जाता है कि मेरे को टोकन्स तो आज मिले, लेकिन आज वो टोकन ट्रेड ही नहीं हो रहा है, या फिर आज उस टोकन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में आप ये कीजिए कि अदर इनकम में उसका अभी मत दिखाइए, क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं है, वो वर्थलेस है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में जब भी उसकी वैल्यू होगी और आप जब बेचोगे तब डायरेक्टली उसे 30% से टैक्स करा दीजिए, ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा। सो मिस्टर अनिल को मिले थे 10,094 XYZ टोकन्स ऑन 31 दिसंबर एयर ड्रॉप के रूप में मिल गए, और प्राइस था उस टोकन को ऑन 31 दिसंबर 250 रुपीज। लेकिन अनिल ने उसको बेचा 3 दिन के बाद एट 300 रुपीज। तो फिर से हम दो कैलकुलेशन करेंगे, एक होगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, जिसमें हम टोकन जो भी 10,094 मिले उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि 250 रुपीज एक्सचेंज रेट लेके 25,23,000 का टोटल एयर ड्रॉप इनकम हुआ है।
इसमें से आप चाहो तो अपना एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हो, जो कि आपने अगर कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क फीस इनकर किया था उस एयरड्रॉप को क्लेम करने के लिए, और फिर आपने ब्रोकरेज इनकर किया तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे आप डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 57। क्योंकि ये 115 बीबीएच के अंदर फॉल नहीं करता, इसीलिए आप इधर ये डिडक्शन ले सकते हो, और बाकी का आपका जो भी है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज पर स्लैब रेट्स। अभी क्योंकि उसने 3 दिन बाद बेचा है और प्राइस चेंज हो गया है, तो हम कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन करेंगे। हमारा सेल वैल्यू होगा 10,094 मल्टीप्लाइड बाई 300, उसने 300 पे बेचा था, जो कि 30,28,200 हो गया। उसमें से हम फेयर वैल्यू रिड्यूस करेंगे जो भी हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कराया था, जो कि था 25,23,500। अगर इसको रिड्यूस करेंगे, कैपिटल गेन्स आएगा 5,04,700 का, उस पर आपका 30% टैक्स लग जाएगा और 4% सेस। तो इसका पूरा मिला के जब आप आईटीआर फाइल करोगे, आपका टोटल पेबल आएगा 5,92,332। उसमें ऐड करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स 157,466। उसमें से रिड्यूस करेंगे हम टीडीएस जो बायर ने डिडक्ट किया था, जो कि 30,282 होता है। ये 30,282 1% ऑफ सेल वैल्यू पे डिडक्ट होगा, तो इसीलिए 30,282 आपका रिड्यूस हो गया। 7,19,500 आपको कैश में पे करना पड़ेगा जब भी आप फाइल कर रहे हो। तो जब भी हमें क्रिप्टो गिफ्ट रिसीव होता है, वहां पर दो केस हो सकते हैं कि हमने गिफ्ट दिया है कोई ब्लड रिलेटिव्स को, या फिर हमने गिफ्ट दिया है अदर देन ब्लड रिलेटिव्स को, यानी कि फ्रेंड्स को दिया है या फिर किसी और को दिया है। तो यहाँ पर केस ये होती है कि जब भी आप गिफ्ट दे रहे हो, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर के डेफिनेशन में गिफ्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अभी हम जाके देखेंगे कि आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो अनिल ने एक बिटकॉइन को लिया था 40 लाख रुपीस में 31 दिसंबर को, और उन्होंने गिफ्ट कर दिया उस एक बिटकॉइन को अपने फादर को ऑन 3rd जनवरी। फादर ने सब्सिक्वेंटली उसको बेच दिया फॉर 45 लाख रुपीस। अब यहाँ पर 3 केस होती है। पहला, जब अनिल ने गिफ्ट किया, क्या अनिल को कुछ टैक्स देना पड़ेगा? अनिल को कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर का डेफिनेशन में गिफ्ट एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि अनिल के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है। दूसरी बात, फादर को गिफ्ट रिसीव हुआ है, तो क्या फादर पे टैक्स लगेगा? फादर पे टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 56 में कहा गया है कि अगर आपने किसी ब्लड रिलेटिव्स को गिफ्ट किया है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री है ऑन रिसिप्ट। तो क्योंकि अनिल के लिए फादर ब्लड रिलेटिव है, तो फादर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब तीसरी चीज आती है कि फादर ने सब्सिक्वेंटली बेच दिया उस बिटकॉइन को फॉर 45 लाख, तो फादर किस अमाउंट पे टैक्स भरेंगे? तो यहाँ पर केस ये है कि उन्होंने बेचा 45 लाख पे, लेकिन कॉस्ट जो होगा, क्योंकि उनको गिफ्ट मिला था, तो कॉस्ट होगा प्रीवियस ओनर का कॉस्ट। यानी कि अनिल जो इनसे पहले वो बिटकॉइन होल्ड करता था, उसका कॉस्ट था 40 लाख। सो फादर के लिए भी 40 लाख की कॉस्ट बन जाएगा, और जो 5 लाख का गेन हुआ है उस पर टैक्स देना पड़ेगा एट 30%। ये पूरा सिनेरियो है अगर आप ब्लड रिलेटिव्स को गिफ्ट दे रहे हो तो। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर आप हमने अदर देन ब्लड रिलेटिव्स, यानी किसी फ्रेंड या कि दूर के रिश्तेदार को अगर हमने गिफ्ट दिया है, तो पहली बात तो अगर उनको 1 साल में गिफ्ट मिलती है अप टू 50,000 रुपीज इन वैल्यू, तो उनके लिए वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उनको 50,000 से ज्यादा की वैल्यू की गिफ्ट मिलती है 1 साल में, तो पूरा गिफ्ट का वैल्यू उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एट स्लैब रेट्स। तो क्योंकि उनके हाथ में ये इनकम पहले से ही टैक्सेबल हो गई है, तो जब सब्सिक्वेंटली वो उस गिफ्ट को बेचेंगे, तो उनके सेल वैल्यू से वो कॉस्ट जो ऑलरेडी उनको टैक्स हो गया एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसको रिड्यूस करेंगे, और जो भी उनका नेट गेन होगा उस पर उनको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि जब आप फैमिली में देते हो तो तब वहाँ पर मतलब आपको ना अनिल को देना है ना फादर को देना है, लेकिन जब फादर सेल करेंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाएगा जो अनिल का एक्विजिशन एक तरह से यहाँ पड़ा, राइट। यस, लेकिन अगर मैं किसी दोस्त को देता हूँ, मैंने किसी दोस्त को दिया, तो अगर 50,000 से ज़्यादा का है वो, राइट, तो यस, उस पर मेरे को पूरा जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई 10 लाख की चीज़ जो है मैंने वो दी, तो 50,000 तो माइनस हो जाएगा, बाकी जितना है वो पूरा मेरे ऊपर लायबल होगा कि मेरे को मिला है, तो पूरे पे मेरे को टैक्स देना होगा। यही बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, जब भी उस फ्रेंड को रिसीव होता है 50,000 उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर आपने 1 लाख का उसको क्रिप्टो गिफ्ट किया, तो उसके हाथ में पूरा 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने 50,000 का लिमिट क्रॉस कर दिया है। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर 50,000 से ज्यादा का है तो टोटल अमाउंट पे ही लगेगा, मेरे को पूरे पे ही देना है पे टैक्स पूरे जो है, पे ही देना है राइट। टैक्स। जब भी मैं उसको सेल करता हूँ या जो भी चीज, और 50,000 से कम है तो तब कुछ टैक्स नहीं देना। तब कुछ टैक्स नहीं देना, वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो 200 दोस्त निकाल के आ जाऊं मैं कि मेरे 200 दोस्त हैं, उन सबको गिफ्ट कर दूंगा मैं, तो उन सबको नहीं टैक्स नहीं, नहीं पे मतलब करना होगा। अगर
नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको रिसीव हुआ तब तो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में बेचोगे तो 30% का टैक्स लग जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर का डेफिनेशन तब सेटिस्फाई हो जाएगा, आप सेल कर रहे हो तभी। तो 30% का अच्छा। टैक्स तो ऐसे भी देना है, या तो आप दो या फ्रेंड दे, 30% तो लगेगा ही। अच्छा, तो फ्रेंड को जब दूंगा तब तो कुछ नहीं है 50,000 पे, लेकिन जब तब वो तब सेल करेगा तब तो उसको देना ही देना है, तब भी। यस, ओके। एग्जैक्टली। तो इसमें फिर से हमारा सेम दो दो टैक्स इवेंट्स आ जाता है कि पहला जब हमें रिसीव रिवॉर्ड मिला, और दूसरा जब हमने रिवॉर्ड को बेच दिया। तो पहली बात, जब हमें रिवॉर्ड मिला, फिर से ट्रांसफर की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, क्योंकि हमने ना तो सेल किया, ना ही एक्सचेंज किया, और ना ही रेलिंक्विश किया असेट को। तो क्योंकि वो हमारी इनकम है, उसको हम मार्केट वैल्यू से टैक्सेबल कर देंगे एज अदर इनकम, और स्लैब रेट से जो भी टैक्स रहेगा वो आपको टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपको इनकम डिडक्शन, जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप अदर इनकम में टैक्स कर रहे हो। और उधर सेक्शन 57 के अंदर आप उसका कोई भी आपका अगर एक्सपेंस इनकर हुआ है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो आपका गैस फीस डिडक्ट हो जाएगा, आपने अगर उसको आईएनआर में कन्वर्ट किया, एक्सचेंज फीस भी डिडक्ट हो जाएगा। तो यूजुअली हम जो भी डायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक्सपेंस होता है उसको ही रिड्यूस करते हैं। गाइज अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, कुछ जो एक्सप्लेनेशन है मैं खुद आपको ऑडियो के थ्रू यहाँ पर दूंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसके कारण ऑडियो प्रॉपर्ली यहाँ पर रिकॉर्ड हुई नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर NFT का, कि अगर उसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये सेम और सिमिलर रहेगी जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर हमने प्रीवियसली यहाँ पर बात करी इस वीडियो के अंदर। तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं, प्रॉफिट अगर आपने किया तो उस पर 30% आपका टैक्स लगेगा, सरचार्ज और सेस जो है वो डिपेंड करेगा। साथ में यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगा, सिर्फ आपने जो परचेज़ की आपकी कॉस्ट जो आपने पे करी थी वो अलाउ होगा। गैस फी वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। पूरे प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स रहेगा। कोई ब्रोकरेज रॉयल्टी का भी यहाँ पर कोई जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बोरोइंग की बात करते हैं कि क्रिप्टो का आप यहाँ पर एक तरह से बोरो करते हैं, लोन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, तो जब आप बोरो करते हैं तो वहाँ पर कोई आपका टैक्सेबल इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने जब बोरो किया है, जैसे आप आवे या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बोरो करते हो, तो आपने क्या किया, आपने पैसे उधार पे लिए हैं जो आपको वापस पे बैक करने होंगे। तो यहाँ पर वो एक टैक्सेबल यहाँ पर इवेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो जो बोरोड अमाउंट है उसको यूज़ करके आप कहीं पर ट्रेड करते हो और उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बनाते हो, तो जो भी आपने प्रॉफिट बनाया वो एक टैक्सेबल इवेंट होगा, और जितना आपने प्रॉफिट बनाया उस पर आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, वही सिमिलरली 30%। लेकिन अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसे विड्रॉ करने हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रिप्टो है और आप चाहते हैं कि पैसे विड्रॉ करके आप उसको यूज़ करें, तो नॉर्मली क्या होगा, आपका खुद की क्रिप्टो एसेट्स को विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपका एक तो TDS भी कटेगा, साथ में यहाँ पर आपका 30% टैक्स जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उसकी जगह आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ क्रिप्टो करेंसी को बोरो करें, लोन करें, अपनी क्रिप्टो को सेल नहीं करें, और उसको फिर यहाँ पर एक तरह से आप कैश करें। जब कैश करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन ले रखा है, अपना आप यूज़ कर सकते हैं और बाद में वापस आप उसको पे बैक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। लेकिन अगर इन क्रिप्टो को यूज़ करके कहीं पर भी आपने क्रिप्टो में कोई भी प्रॉफिट बनाया तो उस प्रॉफिट पर 30% टैक्स आपको ज़रूर यहाँ पर देना होगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ट्रेडिंग करके $1000 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसके बाद आपका वॉलेट जो है वो यहाँ पर हैक हो जाता है, या फिर किसी बोट एक्सीडेंट के अंदर आपका हार्डवेयर वॉलेट आप लूज़ कर देते हो, तो क्या वहाँ पर आपको टैक्स पे करना होगा? तो येस, आप यहाँ पर लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। अगर आपने कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया है तो उस स्टेट के ऊपर जितना प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स पे करना ही होगा जब आपकी फाइलिंग होगी। डजेंट मैटर आप उसके बाद वो कैपिटल लूज़ कर देते हो, वो हैक हो जाता है या किसी भी तरह से चोरी हो जाता है, डजेंट मैटर, प्रॉफिट कमाया किसी ट्रेड में तो आप लायबल होगे वो टैक्स पे करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करूँगा तो क्या गवर्नमेंट फाइंड आउट कर सकती है? शायद वो नहीं कर सकती। तो देखिए, मेथड हैं, गवर्नमेंट चाहे तो डेफिनेटली वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके उनके पास होते हैं। लेकिन एज ए सिटीजन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और गवर्नमेंट भी आपको ये ट्रस्ट करती है कि अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो लॉ के अकॉर्डिंग जितना टैक्स पे करना है वो आप टाइम में डिपॉजिट करोगे। कल को अगर उनको फील होता है कि नहीं आप छुपा रहे हो, और कल को अगर उन्होंने डिटेक्ट किया और वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर आपको उन सारी चीज़ों का जवाब जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर भुगतान जो है वो भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या आपको NFT के ऊपर GST पे करना है जब आप उसको क्रिएट कर रहे हैं या उसको यहाँ पर आप फ्लिप या ट्रेड कर रहे हैं, तो आइडली आपको यहाँ पर GST पे करना है। इसके ऊपर एक और डिटेल्ड थ्रेड जो है वो सोनू यहाँ पर पब्लिश करेंगे, साथ में वो यहाँ पर वीडियो में भी वील ट्राई टू कवर इट, ताकि इसके ऊपर भी GST को लेकर जो क्वेश्चन है आपके वो आंसर हो पाए।
अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपने खुद के सेंट्रलाइज एक्सचेंज से मेटामास्क के आपके खुद के वॉलेट में अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्या वहाँ पर आपको टैक्स पे करना होगा और टीडीएस पे करना होगा? तो यहाँ पर नहीं, आपको टीडीएस या टैक्स जो होगा वो आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप खुद के अपने वॉलेट्स के बीच में ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने बिटकॉइन के अंदर ट्रेड किया और वहाँ पर आपने पहली ट्रेड के अंदर बिटकॉइन में 500 रुपीज़ का लॉस किया, बट उसके बाद सेकंड जब आप ट्रेड करते हो बिटकॉइन के अंदर, वहाँ पर आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया, तो वहाँ पर आपको कितना टैक्स अमाउंट पे करना होगा? तो यहाँ पर टैक्स जो आपको पे करना होगा वो आपको 1000 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर करना होगा एट 30%, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है, जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट आप करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉस डजंट मैटर, बिकॉज आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो गाइज ओवरऑल आज के वीडियो में यही सब। वी होप यहाँ पर जो क्रिप्टो टैक्स को लेके अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया जो है आपको इस वीडियो को देख के मिल गया। सोनू ने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सीए को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, चीज़ों को नहीं कर सकते, तो आपके लिए भी जो टूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ईजी वे कि आप कैसे टैक्स पे कर सकते हैं, कैसे उसको फॉलो करना है, तो आने वाले टाइम पे आपके लिए हम ऐसी चीज़ और टूल्स जो हैं वो भी लेके आएंगे जिससे आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्पफुल यहाँ पर हो जाए। तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। एंड वी होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर आंसर किए। कोई भी अगर क्वेश्चन हो ना आपका यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स को लेके, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो आप, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम फ्यूचर के अंदर भी एक वीडियो करके उसके अंदर कवर कर सकते हैं। साथ में अगर आप सोनू को कांटेक्ट करके सोनू से पूछना चाहते हो कि यार ये मेरा क्वेश्चन है टैक्स को लेके, क्योंकि मैं तो देखो एक्सपर्ट हूँ नहीं, राइट, तो अगर आपको पूछना है तो यहाँ पर मैं आपको सोनू जो है उनका ट्विटर हैंडल जो है वो भी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो उनको आप डायरेक्टली क्लिक करके उनको मैसेज कर सकते हो, उनसे अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन इन दी एंड इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ है एक बेसिक व्यू से हमारे यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। टैक्स की जब बात आती है इन दी एंड आपको पे करना है, कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वहाँ पर लायबल कौन हो गए? आप हो गए। तो इसलिए सारी चीज़ें सुनिए आपने, अच्छी बात है, लेकिन इन दी एंड कंसल्ट करने की कोशिश ज़रूर करना, खुद की रिसर्च भी करने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, राइट, लाइटली मत लेना इस चीज़ को। तो थैंक यू सो मच सोनू, अमेजिंग सेशन। एंड गाइज अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा एंड आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मिथ आपके जो थे वो यहाँ पर अगर सॉल्व हुए हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल पे भी सब्सक्राइब करना। ऐसे रेगुलर वीडियोस हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे। बाकी कमेंट में करना कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।